आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका एक बार फिर प्राइम डिबेट में। दोस्तों, हाथरस के सत्संग से जो कुछ दुखद घटना घटी उससे आप सब पूरी तरह से वाकिफ हैं। मौत का सत्संग, वाकई सत्संग के नाम पर भोले बाबा के लिए जुटाई भीड़ 121 लोगों के मौत का सबब बन गई। मामले की जांच के लिए न केवल न्यायिक जांच समिति गठित की गई बल्कि एडीजी अलीगढ़ की अध्यक्षता में भी एक जांच समिति बनाई गई। एसओजी का भी गठन किया जा चुका है। मामले में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के 6 सेवादारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अभी तक सरकार ने जिसे इस मौत का मुख्य जिम्मेवार करार दिया है, देव प्रकाश मधुकर, गिरफ्त से दूर है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल कहाँ है, इस बात को लेकर भी कयासों का दौर जारी है। कुछ सूत्रों का कहना है कि बाबा मैनपुरी के अपने आश्रम में बने गेस्ट हाउस में मौजूद है, तो कुछ सूत्र बता रहे हैं कि भोले बाबा कहीं फरार हो गया है। बाबा चूंकि अपने साथ कोई मोबाइल रखता ही नहीं, लिहाजा उसका लोकेशन भी ट्रेस नहीं किया जा सका है। हालांकि एडीजी समिति की रिपोर्ट में तो ये तय है कि बाबा के चरण रज लेने के नाम पर ही ये भगदड़ हुई। ऐसे में इससे कहाँ दो राय बचता है कि न बाबा कहता कि चरण रज भक्त जरूर लें और न ही ये हादसा होता। स्थानीय प्रशासन को मैं अपने हर चर्चा में सबसे बड़ा घटना का जिम्मेवार मानता हूँ। अगर प्रशासन समय रहते वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स, पीएससी की कंपनी बुला लेती तो शायद इस घटना को आसानी से काबू में किया जा सकता। इन सब के बीच राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है। बेशक प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री इतने बड़े हादसे के बाद घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने जरूर पीड़ितों से मिलने पहुंचे, ढांढस भी बंधाया, हर संभव सहयोग का भरोसा भी राहुल गांधी ने दिया। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, मन में अभी भी मेरे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद भी बाबा का बुलडोजर आरोपियों पर कहर क्यों नहीं बरपा पा रहा? आखिर अब तक जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान समेत लोकल इंटेलिजेंस अधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरी? आखिर घटना के बाद अस्पताल की बदहाली पर लखनऊ का पंचम तल क्यों शांत है? चलिए इन्हीं पहलुओं पर आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ। हाँ, ये भी बता दें कि भोले बाबा के वकील इस बीच हाथरस पहुंच चुके हैं। अधिकारी पदाधिकारी नेताओं का बयान तो हम पहले ही आपको सुना चुके हैं। चलिए आज जरा सुन लेते हैं भोले बाबा के वकील का बयान और राहुल गांधी के घटनास्थल पर जाने के बाद किस तरह के बयानबाजी का दौर चल रहा है, सियासत किस तरह से करवट ले रही है। जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट पूजा भाई जी। देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शौक में है। हाथरस की घटना बहुत हृदय विदारक है और इन घटनाओं पर संवेदनशीलता के साथ बयान देना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ राजनीति करनी चाहिए। परंतु इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर राहुल गांधी जी दुखद राजनीति कर रहे हैं। जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं उनका पूरा का पूरा आचरण इसी प्रकार का नजर आ रहा है। अभी देखिए, मात्र 2 दिन पूर्व उन्होंने अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया। इस प्रकार का असत्य और झूठा प्रचार उन्हें नहीं करना चाहिए था। आज यहां पर आकर वह इस दुखद दुर्घटना के ऊपर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि उनके हृदय में इतनी संवेदना है, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सतर्कता के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ घायलों के इलाज और मृतक परिवारों को कंपनसेशन देने के लिए प्रयत्नशील है और उतनी ही तत्परता और कठोरता के साथ इस घटना के दोषी लोगों को के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी प्रयत्नशील है। मुझे अभी नारायण साकार से मिलने की जरूरत नहीं है।
मुझे अभी वो काम करना है ग्राउंड जीरो पर। उन मृतक परिवारों से मिलने की ज़रूरत है, घायलों से मिलने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से आपसे मिलने की क्यों ज़रूरत है मुझे? क्यों? क्योंकि मैं आपके माध्यम से एक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि जिस किसी के पास भी उस घटना की वीडियो हो, किसी ने बनाई हो, आजकल लोग बना लेते हैं, आइडेंटिटी के डर से नहीं दे रहे होंगे, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, साइड बड़ा मामला है, SIT के पास नहीं जाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है। दुखद है, बेहद दुखद है ये घटना, मर्माहत करने वाली है ये घटना। 121 बेगुनाहों की जान गई है, 116 महिलाएं थी इसमें। इसके बावजूद भी अगर मामले पर सियासत होती है तो निश्चित तौर से मनाहत होता है। मैं इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से हर दिन उठाता हूँ और आज भी हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल है क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। मैं सारे मेहमानों से ये अनुरोध ज़रूर करूँगा कि तार्किक बातें ही इस मामले में रखें क्योंकि गुनाहगारों तक हमें पहुँचना है। इस चर्चा का मकसद भी यही है कि हम गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेज सकें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जयप्रकाश पांडे जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रवक्ता कांग्रेस है, कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखने के लिए मौजूद हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ दीपक सोनकर जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, आप भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। और विनय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे विनय जी से। विनय जी, घटना इतनी दुखद है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही सवाल खड़े किए कि प्रधानमंत्री ना आए यहाँ पर, केंद्रीय गृह मंत्री भी नहीं आए यहाँ पर। 121 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर काफ़ी संजीदा हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। वो दूसरे दिन ही मौके पर पहुँचे, पीड़ितों से मुलाकात किए। अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आते हैं और जो पीड़ित हैं उनके दिल में मरहम लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या ये कोई राजनीति है? संजय जी, हाथरस की घटना बहुत दर्दनाक है और शासन प्रशासन की भारी चूक है। उसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम है। और रही बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं आए हैं, निश्चित तौर पे उनको आना चाहिए था। हालांकि उन्होंने अपना संदेश जो है हाउस से ही दिया था, लेकिन अब वो आए नहीं। क्यों नहीं आए, कब आएंगे, इसकी शायद अच्छी जानकारी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो खुद बताएंगे। बहरहाल इस घटना को लेके शासन अब शायद हरकत में आ गया है। इवन जब घटना घटी थी तभी से योगी सरकार हरकत में आ गई थी जी। आज SIT ने अपनी जांच भी सौंप दी है सरकार को। करीब करीब 100 से ज़्यादा बयान दर्ज किए गए हैं और रिपोर्ट को जो है उन्होंने सौंपा है। आगे की कार्रवाई अब सरकार उस पर देखे क्या डिसीजन लेती है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे मन में एक चीज़ और है कि ये जो घटना घटी है और इसकी जो जांच हो रही है, ये किस चीज़ की जांच हो रही है? जो ये घटना घटी है इस चीज़ की जांच हो रही है या महज एक खाना पूर्ति है? ये आने वाला वक्त बताएगा। इस राजनीतिक परिदृश्य में सब हमाम में नंगे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आजकल के जो बाबा हैं, अगर हम पिछले 20-25 साल से जो है देखें, हर एक बाबा को कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण मिलता है। इवन सारी पार्टियों का मिलता है। जो सरकार रहती है उनका वो भरपूर लाभ लेते हैं, उनके अनुयायियों का समर्थन लेते हैं। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पे बहुत संभल के बयान दे रही है। वो जनता के मन की बात तो कतई नहीं कर रही। नहीं, जाहिर सी बात है विनय जी, सवाल
बहुत आसान है, जवाब भी इसका बहुत आसान है। क्योंकि जिस तरह से कल आईजी सलम माथुर को आप सुन रहे होंगे, आपने वो सुना होगा, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर पर कहा था कि ये घटना सिर्फ इसलिए हुई कि चरण रज को हासिल करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। चरण रज हासिल करने के लिए चश्मदीदों ने, मैंने दसियों लोगों का मैं बयान सुन रहा था कि बाबा ने मंच से ऐलान किया था कि यह चरण रज अपने माथे पर लगा लेना और अपने जहाँ भी आपके करीबी या कोई भी आपके गली मोहल्ले का लोग परेशान हो उन तक ये चरण रज पहुँचा देना, तो उनकी भी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो भाई ना बाबा ये ऐलान करते और न संभवतः इस तरह की भगदड़ की स्थिति मचती। रही बात, जो वहाँ पर एसडीएम थे वो दावा कर रहे हैं कि मैं घटनास्थल पर मौजूद था, मेरे साथ 40 से 70 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वो क्या आंख बंद करके किसी कमरे में सो रहे थे क्या? उन्होंने जिलाधिकारी या ऊपर के जो आला अधिकारी हैं उनको इस बात की सूचना देना सही नहीं समझा क्या कि 80,000 की बात कही गई है अनुमति पत्र में और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं कि और पुलिस फोर्स बढ़ा दी जाए, पीएससी की कंपनियाँ बुला ली जाएं, तमाम एम्बुलेंस से लेकर के और भी व्यवस्थाएं की जाएं। और तीसरा ये कि मौका मुआयना करना क्या जिलाधिकारी ने उचित नहीं समझा, जबकि इस बाबा के साथ ये कलंक गाथा कोई नई नहीं है। आगरा में भी 50 लोगों की अनुमति थी, कोरोना काल में 50,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया। जीटी रोड से सटा हुआ वो इलाका जहाँ पर यह घटना हुआ है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्या वहाँ पर इतने बड़े आयोजन के लिए 2.5 लाख लोगों के जमावड़े के लिए बिल्कुल सड़क से सट करके स्थान सुनिश्चित कर दिया जाए और जिलाधिकारी और एसडीएम, डीएम, राजस्व विभाग, इंटेलिजेंस सब सोता रहा? विनय जी, निश्चित तौर पे ये शासन की भारी चूक है। ये कोई नहीं इस पे विश्वास कर सकता है कि 80,000 की अगर अनुमति थी लोगों की गैदरिंग की और 2.5 लाख, तकरीबन 3 गुना हो रहा है। आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में और उससे छोटे से गांव में अगर मूव हो रही है तो शासन प्रशासन ये इंटेलिजेंस कुछ काम ही नहीं कर रहा है। इतनी पब्लिक अगर मूव कर रही है पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए तो शासन ना जान पाया हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। इसमें शासन की लापरवाही थी। उन्होंने जानबूझ के इस सब चीज़ों को, इस घटना को अंजाम नहीं होने दिया, लेकिन इतनी मास गैदरिंग होने दी और उसके समुचित इंतजाम नहीं किए। पहली चीज़, अगर 80,000 भी अगर पॉपुलेशन होती वहाँ पे तो भी जिस तरीके के इंतजाम थे वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी उतनी गैदरिंग को भी। चलिए जयप्रकाश जी, अमूमन ऐसी घटनाओं में सबसे पहले स्थानीय प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। 121 लोगों की मौत, हालांकि जो ये सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है, जो वहाँ पर स्थानीय लोग थे, चश्मदीन थे, उनकी बातें मैं सुन रहा था। उनका कहना था कि 150 से 200 लोगों की मौत हुई है इस घटना में। हालांकि उस पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं। न्यायिक जांच आयोग बैठा दो, एसओजी गठित कर दो, एसआईटी कर दो। भाई जिलाधिकारी, एसपी, कप्तान, एसडीएम से लेकर के राजस्व अधिकारी से लेकर के इंटेलिजेंस तक कोई दोषी नहीं, सिर्फ बाबा और उनके सेवादार ही दोषी। और जो मुख्य आरोपी है, जो मेरे नज़र से देव प्रकाश मधुकर, उसका महल नुमा घर अभी भी ज्यों का त्यों बरकरार है। मैं तो अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि अफसोस हो रहा है मुझे कि बाबा का बुलडोजर शांत क्यों है। जयप्रकाश जी, अब देखिए संजय जी, ये घटना तो दुखद है और लेकिन ये ज़रूर है कि ये घटना आगे पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इसका विश्लेषण करना ज़रूरी है जी। और जो आपका पहला सवाल है कि केवल मतलब जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जवाबदेही नहीं, इस देश में तो परंपरा ये थी, जो संवैधानिक नैतिकता की, रेलवे दुर्घटना हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री कोई रेल थोड़ी चला रहे थे, लेकिन उस नैतिकता के आधार पर उन्होंने रिजाइन दे दिया। बाद बीजेपी के अटल जी के दौर तक भी ये नैतिकता बची थी। अब तो लेकिन जब स्वाभाविक बात है कि स्थानीय प्रशासन के जिलाधिकारी को नियुक्त किसने किया? बाबा जी ने किया और लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है और बाबा तो 2 in 1 है। इस मसले में रियल में सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो सूरजपाल तो प्रथम दृष्टया है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि वो एक बहुत बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। और ये एक मसला, चलिए बहुत दुखद घटना हुई है, भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक समारोह हो या इस तरह के धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो प्रशासन शिथिलता बरतता और ऐसे अक्सर जाने जाती हैं, वह है बड़ा गलत।
लेकिन अगर ये धार्मिक एंगल पे ही अगर आप जाएंगे तो इसके बीच एक तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, दूसरा सवाल ये होगा कि ये सूरजपाल पैदा कहाँ से होते हैं, और जिस तरह से जनता में प्रकट होके खुद कह रहे हैं हमारी चरण रज लीजिए, यहाँ मतलब जो भगवान के बड़े भक्त थे, तुलसी वो दास कहते थे अपने को, कबीर दास कहते थे, और ये आदमी खुद खुदा बन जा रहा है, ईश्वर बन जा रहा है। तो जाहिर है कि खुद को ईश्वर समझने वाले ये बाबा लोग कहाँ से आ गए हैं। ऐसे इवेंट निर्मित जो कथावाचक आ गए हैं, 10-10 लाख फीस है, या जो इनकी जीवन शैली, इस पे अगर विचार नहीं किया गया संजय जी तो ये हमारे पूरी संस्कृति के लिए खतरा है। क्योंकि मुझे जो लगता है कि बाबा जी को तो चाहिए था हस्तक्षेप करके कि ये जो कथावाचक 90 के बाद आए हैं, क्योंकि बाजारवाद का प्रभाव पड़ा है, और कालिदास ने पहले लिखा है कि अगर आप स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक को पढ़ाने का पैसा लेते हैं तो आप धर्म के सौदागर हैं। क्योंकि आप स्वाभाविक बात है, आप तो सन्यास या फिर धार्मिक अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं ना, तो ये जो प्रोफेशनल कथावाचक आए हैं इनका निश्चित रूप से एक बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे आपको एक उदाहरण हल्का सा दे दूं मैं, पंजाब में भी अकाली आंदोलन के पहले जब 1900 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1819 में, तो जनरल डायर को उसी अमृतसर मंदिर बुलाया गया था, उस अमृतसर के कांड के बाद जलियांवाले के, और उसको सरोपा भेंट किया गया था और उसको मानद सिख की उपाधि दी गई थी। तो फिर आक्रोशित होकर सिखों ने अकाली आंदोलन चलाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि उनके यहाँ जितने भी गुरुद्वारे हैं उनके प्रबंधन की जो शीर्ष कमेटी है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो इलेक्टेड बॉडी है। वो ये तय करती है कि किस पार्टिकुलर मतलब गुरुद्वारे पे कौन ग्रंथी जाएगा, उसके नैतिक चरित्र की जांच, उसके धार्मिक ज्ञान की जांच होती है। और गुरुद्वारों में देख लीजिए प्रबंधन आप, चाहे उनका लंगर हो चाहे उनकी अन्य व्यवस्थाएं हो, बेहतर है। हिंदुओं को निश्चित रूप से ये एक चेतावनी है, अगर आप इस तरह के जो हमारे अखाड़ा परिषद हैं, खुद बाबा जी की बड़ी पीठ है, अगर ये लोग समय रहते एक लोकतांत्रिक बॉडी नहीं बना ली अखिल भारतीय, तो कोई भी अपराधी, जैसे सूरजपाल था, ये तो मर्डरर था, व्यभिचार का अपराधी था। मैं ये नहीं कहता कि व्यभिचारी संत नहीं बन सकता। इस देश में वाल्मीकि और अंगुलीमाल से बड़ा डकैत कौन होगा, लेकिन अंगुलीमाल तथागत के धर्म में बड़े संत हुए। प्रश्न ये नहीं है, लेकिन संत के चरित्र की ही जांच होनी चाहिए। ज्ञान तो शुक्राचार्य के पास भी था, रावण के पास भी था। एक सवाल यहीं पर ले लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सनातन धर्मी भी नहीं कहा जा सकता है। ये तो कहता था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार हूँ। जो महिलाएं और तमाम जो लोग बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसने महिलाओं को क्या बता रखा था कि तुम्हारे जो असली पति हैं, पतिदेव हैं, जिसके साथ तुमने 7 फेरा लिया है, वो तनपति हैं, मनपति तो मैं हूँ। और मैं आश्चर्य कर रहा था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी महिला ये कह रही थी कि आप अभी भी भोले बाबा को याद कीजिए तो वो प्रकट हो जाएंगे, वो दिव्य ज्योति हैं, दिव्य शक्ति हैं। वो बाबा जिसके पास लाखों की तादाद में लोग आए थे कि मेरा उद्धार होगा, मेरा भला होगा, मेरी जीवनचर्या बेहतर होगी, और बाबा को जब पता चला कि 121 लोगों की मौत हो गई तो मुड़कर देखने तक नहीं आया। आज संभवतः मैं सराहना कर रहा होता अगर एक भी तस्वीर भोले बाबा या नारायण साकार हरि जिसको बोलते हैं, विश्व हरि, पटियाला बाबा, न जाने कितने 1 दर्जन तो नाम है इनके, अगर एक भी लाश को हाथ में उठा करके वह अस्पताल की ओर भागता हुआ दिखता ना, तो मैं यहाँ से ऐसे सैल्यूट कर रहा होता। मैं सारे सवालों का जवाब दे देता। जरूरत तो यही, लेकिन वो आदमी घटना स्थल पर 4:30 बजे तक मैनपुरी के आश्रम से बातचीत होती है, किससे? देव प्रकाश मधुकर की पत्नी से 11 मिनट, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। और एक वकील AP सिंह जो निर्भया के हत्यारों को बचाने के लिए अदालत में लड़ाई लड़ा था, वो आज पहुंचा था, उसका बयान भी आप लोग सुन चुके हैं। उसके जरिए लीगल बातचीत का बात करके और पता नहीं कहाँ गोपनीय हो गए हैं महाराज। अब देखिए, मैं यही कह रहा था ना कि एक तो जिम्मेदारी है हमारे धर्म के नेतृत्व की, राजनीति नहीं करेगी कि वो लोग समय रहते
जो है ऐसे बाबाओं के उदय की प्रक्रिया समाप्त कर दे और उसे रेगुलेट करे, जिससे जो लोग आए उनको रियल में ज्ञान हो। क्योंकि अभी कथावाचकों को सुन लीजिए, ऐसे ऐसे वो उपदेश देंगे जो प्राइमरी मतलब प्रथम दृष्टया गलत है। और दूसरा ये है कि वो इवेंट बनाने के चक्कर में आप अगर बहुत ध्यान से देख लेंगे तो जितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जैसे गाने बजाए जाते हैं वहाँ और जिस तरह से एक कथा वाचन हो रहा वो भी गलत है। तो ये काम एक शासन नहीं कर पाएगा, क्यों बीजेपी की सरकार कर लेगी या कांग्रेस कर लेगी, ये धार्मिक नेताओं को आगे आके समय रहते कर लेना चाहिए, वरना परिणाम इसका बड़ा बुरा होगा। वो कोई आपको याद हो तो यूरोप में चर्च के जो जब जितने बड़े पुरोहित थे, पृष्ठ थे, जब उनका चरित्र चला गया, यही ड्रामा शुरू हुआ अंधविश्वास पाखंड का, तो यूरोप की जनता ही चर्च के खिलाफ रिवोल्ट कर दी थी जी। तो इसलिए अगर जनता में निष्ठा बनी रहे, सनातन धर्म को रियल में सुरक्षित चाहते हैं तो पहला तो ये काम अवश्य कर लिया जाए। और जहां तक ये सवाल है कि शासन का, तो चलिए जैसे भी थे, चाहे वो जिसके साथ फोटो का बात की जा रही है या अभी राहुल गांधी जी चले गए, सियासत की बात की जा रही है, पर यह सत्य है कि 7 साल बाबा जी को हो गया और 7 साल में भस्मासुर अगर पैदा हो रहा था, इसकी गतिविधियां जैसा आप बता रहे हैं, तो विजिलेंस से तो छिपा नहीं होगा कि ये क्या क्या कह रहा है फॉलोअरों से। इस देश की जनता भोली भाली है, हमेशा अवतारवाद में हमारा यकीन रहा, तो इसलिए अंधविश्वास के लिए यहाँ सबसे बड़ा स्पेस मिलता है। चलिए, तो निश्चित तौर पर असल में दिक्कत ये है ना कि ऐसे बाबा फूलते फलते सिर्फ राजनीति की आड़ में हैं। नहीं, क्योंकि चंद्रा स्वामी भी एक वक्त था जब उनकी तोती बोलती थी और कांग्रेस के सरकार बनाने के लिए वो तांत्रिक यज्ञ कर देते थे। 2 लाख लीटर लोग गणेश जी को दूध पिला दिए। वो हर काल में यही रहता है, इसीलिए ऐसे बाबा पनपते हैं। सुनिए, डेमोक्रेसी की ये सीमा है। डेमोक्रेसी में कोई प्रेशर ग्रुप है, आज के शब्दों में किसी के फॉलोअर हैं ज्यादा, लोकप्रिय चेहरा है, तो उसकी भी इच्छा होगी। कोई तेंदुलकर जबरी हम जाहिर सी बात है भाई, कोई क्रिकेट का भगवान होगा वो भी सदन में आएगा, भोले बाबा का चमत्कार ही तो है, बॉलीवुड का होगा वो भी सदन में आएगा, बड़ा अपराधी होगा वो भी चाहेगा। जयप्रकाश जी, जरा धर्मेंद्र जी को चर्चा में शामिल कर ले, फिर दीपक सोनकर के पास इकट्ठे जाएंगे जवाब लेने के लिए। मैं ये कह रहा था ना कि चमत्कार तो कमाल का है ना, उसके आश्रम के बाहर लगा हुआ 7 जो वो क्या बोलते हैं हैंडपम्प, उसका पानी समझ लीजिए कि बड़े बड़े मेडिसिन को फेल करने वाला है, दिल की बीमारी से लेकर के गठिया रोग तक वो शांत कर देता है। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को लेकर के जागरूकता की आवश्यकता। एक बाबा हुआ करता था निर्मल बाबा, टेलीविज़न में विनय जी बहुत देखते होंगे कि सपने में क्या आ रहा है, तुम्हारे घर के दाएं दरवाजे पर कोई जूता पड़ा हुआ है। हाँ बाबा पड़ा हुआ है, उस जूते को झाड़ करके उसको अच्छे से अलमीरा के अंदर रख देना, किस्मत खुल जाएगा। समोसा रखा हुआ है बहुत दिन से फ्रिज में, उसको गरीबों को बांट देना। तो ये निर्मल बाबा भी थे, चमत्कार करते हैं। ऐसे बाबाओं का आप देख लेंगे सोशल मीडिया पे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कोई नीम खिला रहा है, कोई नमक खिला रहा है, कोई आपको उपाय बता रहा है कि गुड़हल का फूल 4 बार सर के ऊपर से उतार दीजिए तो राहु केतु सब शांत हो जाएंगे। चलिए धर्मेंद्र जी संजय, एक बार फिर चर्चा में आपका स्वागत है, क्योंकि पहले दिन भी हम लोग काफ़ी आहत थे। जाहिर सी बात है, सवाल मेरा यही खड़ा होता है ना कि ये बाबा अभी क्यों गिरफ्त से बाहर है भाई। पुलिस के जितने भी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं कह रहे हैं कि अगर 2 मिनट आदेश हो जाए तो ये बाबा को पाताल से खोज के लोग निकाल दें। उसका नाम चरण रज से लेकर के तमाम चीज़ें, कानपुर में ज़मीन कब्जाने से लेकर के आगरा में कोरोना काल से लेकर के यौन उत्पीड़न का, एक बच्ची को ये जिंदा कर रहे थे, इनके पास शक्ति थी, उसमें भी इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो एक बार ज़रा पलट लेते, 121 में से शायद 10 ही लोग जिंदा हो जाते भोले बाबा के चमत्कार से, तो आज मैं सैल्यूट कर रहा होता कि बाबा ने कमाल कर दिया। जी संजय जी, इस पर हम लोग बड़ा गंभीर विषय पर हम लोग काफी चर्चा पहले कर चुके हैं जी। आपकी बात से अच्छा सा सामर्थ्य है कि कार्रवाई करने की मंशा सरकार की क्या है, क्यों नहीं करना चाहती है जो करना चाहिए, या उसके पीछे के क्या कारण है, उसको पूरा हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं जी। सवाल ये है कि हम लोग यहाँ धर्म की चर्चा नहीं कर सकते कि यहाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये फोरम नहीं है। लेकिन ये सही है कि आप देखिए, केवल ये एक अकेला बाबा नहीं, आप चलेंगे तो हर जिले में गरीब क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का अभाव है और गरीबी जिन क्षेत्रों में ज्यादा है, वहां पर लगभग हर दूसरे तीसरे गांव में एक ओझा सोखा टाइप के लोग हैं, और जो केवल अंधविश्वास, कहीं मिर्चा जला देंगे, कहीं लौंग हिला देंगे, कहीं मुर्गा कटवाते हैं, बकरा कटवाते हैं, और जिस तरह की उनकी तकलीफ होती है, जितने प्रकार की ये कहिए भूत प्रेत बाधा होती है, उतने प्रकार के बकरा
बकरी मुर्गा बलि तक दिलाते हैं। क्या प्रशासन जानकारी नहीं है? जानकारी है, लेकिन उसके पीछे इस जादू टोना और इस तरह के भूत प्रेत झाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की विल पावर सरकार में नहीं है। अब सरकार में देखिए वैसे पूरे घटनाक्रम में संजय जी, पहले मैं पीछे आ जाऊं, ईमानदारी की बात है कि सबसे बड़ा यदि कोई दोषी है उस घटनाक्रम में तो स्थानीय प्रशासन और सरकार का फेल्योर है। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो सीधे सीधे इसका मतलब सरकार इन्वॉल्व है, वो चाहती नहीं थी कि इस तरह का घटना हो जाने दिया उन्होंने। और अगर सरकार गंभीर होती तो प्राइमा फेसी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इस घटना का अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है सबसे ज्यादा, चलिए एक बाबा है, वो भीड़ करके लोगों को बुला करके उसके पीछे क्या है, कैसे है, अच्छा है बुरा है, वो सेकेंडरी है, लेकिन वो भीड़ बुला करके अपने ताकत का एहसास करा रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को कल्याण के नियत से या अपने लाभ के नियत से बुला रहे हैं। वो उनका काम है, इवेंट है, उससे उस पर नहीं जाता। लेकिन उस इवेंट को जो ये जानते हुए, जिसको मालूम था, पढ़ा लिखे जो सरकार जिसको तनख्वाह देती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में कोई घटना ना हो, कोई आयोजन हो, ताकि कोई आयोजन होता तो क्यों उनसे परमिशन ली जाती? इसलिए कि वो उनको ज्यादा जानकारी है, एसओपी उनके पास है कि इतने भीड़ के आयोजन में कितने गेट की जरूरत है, कितने स्पेस की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है, कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी दूर हॉस्पिटल है, कितनी दूर रोड है, कितनी गाड़ियां लगेंगी, कितनी कुर्सियों की जरूरत है, आसपास के मैदान में कोई कुआं, कोई ऐसी बड़ी चीज तो नहीं है। जैसे दलदल आप बता रहे हैं, दलदल था तो दलदल के बगैर कार्यक्रम क्यों होने की इजाजत दी गई? ये भी गंभीर बात है। मैं सरकार की बात तब समझता कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। यदि प्राइमा फेसी दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करके जांच करती, भाई तमाम जगह देखिए शिकायत होती है, उसके खिलाफ सस्पेंशन हो गया, उसके बाद जांच शुरू होती है, चार्जशीट लगी, फिर उसमें क्लीन चिट मिल जाती है या चार्ज लग जाता है, उसका फेस करते हैं, ट्रायल, अपनी सफाई देते हैं। लेकिन इनिशियली जहां इतनी बड़ी मौतें हो गई, इतने परिवार अनाथ हो गए, मतलब रोए खड़े हो जाते हैं सोच करके, वहां अभी तक आपने किसी को जिम्मेदार ठहराया ही नहीं। तो इससे आपकी नीयत का, सरकार की नीयत का क्लियर कट पता है को चाहते क्या। अब उसमें हम लोग बहस करें इस सेवादारों को केवल पकड़ रहे हैं। अरे आप सेवादार को ही पकड़ना होता, कोई सेवादार, बिल्कुल ठीक कुछ अफसर जो कह रहे थे, 24 घंटे भी अगर ईमानदारी से आप चाहते तो पहली बात वो वहीं से नहीं जा सकते थे, और अगर चले भी गए, अगर आपके स्पष्ट निर्देश होता तो अब तक वो पाताल में होते तो खोज के आ जाते। और अगर कोई एसडीएम ये कह रहा है, कोई लोकल ऑफिसर ये कह रहा है कि मैं मौके पर था, तब तो ये और गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आप परीक्षा उत्तीर्ण करके आते हो और सरकार द्वारा आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पोस्ट किया जाता है इसी काम के लिए। क्या उस तहसील क्षेत्र में या उस जिला क्षेत्र में इस तरह कई आयोजन रहे होंगे? कतई नहीं, एक ही आयोजन रहा होगा। और इसके पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे इलाहाबाद हो, हरिद्वार हो, नासिक हो, और चाहे आप देख लीजिए वहां हिमाचल हो, इन सारे जगहों पर बड़ी बड़ी घटनाएं पहले हो चुकी। चाहे प्रतापगढ़ में देख लीजिए, आपके बगल में कितनी बड़ी घटना। धर्मेंद्र जी सवाल ये नहीं है, सुनिए, सवाल ये नहीं है, इसको कहीं ना कहीं अलग करने की आवश्यकता है। कुंभ में जो भगदड़ हो गया वो कोई ऐसा तय नहीं था कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग अचानक रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ मिस मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए मैं कह रहा हूँ, ऑफिसर की तो नैतिक जिम्मेदारी है कि क्राउड मैनेजमेंट या भीड़ या किसी कार्यक्रम, देखिए ऐसा है, शांति कहाँ बनाई जाती है? शांति मेले में होती है, सार्वजनिक आयोजनों में होती है। भाई सन्नाटा क्रिएट करने के लिए प्रशासन नहीं होता, एक सन्नाटा सिर्फ शमशान में होता है, लेकिन शांति क्रिएट करने की जो एसओपी है उसका पालन यदि स्थानीय प्रशासन ने नहीं किया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल ये है। चलिए यही जवाब हम दीपक से लेते हैं। दीपक, जाहिर सी बात है कि स्थानीय प्रशासन ने सरकार को एक बड़ा कलंक देने का काम किया, और अधिकारी अभी तक क्यों बचे हैं? जी दीपक जी, आवाज आई? एक बार नहीं, आवाज नहीं आई थी, एक बार मैं कह रहा हूं कि स्थानीय प्रशासन की भारी चूक ने सरकार को एक कलंक दे दिया है, और अभी तक वहां के जिलाधिकारी, एसपी, एसडीएम से लेकर के राजस्व, इंटेलिजेंस के जो भी अधिकारी थे उनको यूं ही छोड़ दिया गया है। ये मेरे समझ से परे है भाई। देखिए संजय जी, हाथरस की घटना जी बहुत ही हृदय विदारक है और भयावह है, दुर्घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना है।
मैं तो जो घायल लोग हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं कि वो लोग जल्दी स्वस्थ हो, और जो मृतक हुए हैं उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस सरकार ने लगातार ऐसी कोई भी घटना या दुर्घटना हुई है उसमें जो भी दोषी है, जो भी जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। और ये जो इतनी बड़ी घटना है, दुर्घटना है, उसमें जो भी साजिश करता होगा, जो भी जिम्मेदार होगा, वो कोई भी होगा, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और लगातार उस विषय की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उस विषय को लेकर के संज्ञान में है। मैं इस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मेरा सवाल तो सिंपल ये है ना कि कल गिरफ्तारी हुई 6 लोगों की, वो भी कौन? सेवादार। देव प्रकाश मधुकर क्या यूपी पुलिस और एसटीएफ से इतना दूर है? जो देश में सबसे सशक्त पुलिस बल माना जाता है एसटीएफ को, बड़े से बड़े प्रॉब्लम का तत्काल उसके पास समाधान होता है। देव प्रकाश मधुकर क्या अपने महलनुमा मकान में ताला लगा के गायब हो जाए और 4 दिन बाद भी एसटीएफ उसको न ढूंढ पाए? ये संभव है क्या? और उन 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया गया, डीएम एसपी से लेकर के सबका मैंने जिम्मेवारी तय कर दिया। नंबर 1, 2.5 लाख लोगों की भीड़ कोई 1 घंटे में नहीं आई होगी। अगल बगल के करीब 22 जिलों से लोगों को जो मृतक सूची आप लोग जारी किए हो, उसमें 22 से 22 जिलों का नाम है। सब जगह से गाड़ियां आ रही होंगी। एसडीएम साहब मानते हैं कि मैं मौके पर मौजूद था, या तो वो मौके पर मौजूद नहीं थे, मीडिया से झूठ बोल रहे हैं। अगर मौके पर मौजूद होते तो एसडीएम स्तर के अधिकारी से कम हम ये उम्मीद तो करते ही है कि वो तत्काल पुलिस फोर्स वहाँ पर बढ़ाने की बात कर लेते कि भीड़ यहाँ पर काफ़ी अनियंत्रित हो गई है। इंटेलिजेंस यूनिट LIU जिसको कहते हैं, हर ज़िले में होता है, उसके अधिकारी क्या कर रहे थे? अगर LIU ने रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेज दिया है, पुलिस कप्तान को भेज दिया है, तो क्या डीएम और एसएसपी या एसपी को ये समय नहीं मिल पाया कि मौका मुआयना करे कि भाई ये इतनी भीड़ कैसे आ गई? जीटी रोड से महज 100-200 मीटर की दूरी पर आयोजन स्थल का होना, इतने व्यस्त सड़क के नज़दीक, इसका अर्थ है कि कोई मौका मुआयना किया ही नहीं गया। तो दोषी कौन, निर्दोष कौन, ये तो आंख के सामने है ना दीपक। देखिए, किसी भी निर्णय पर हम उस जांच के बाद पहुंचते हैं और उसको लेकर के 3 सदस्यीय एक जांच की कमेटी है। मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं जी। चाहे वो परमिशन की बात हो, चाहे वो मैदान की बात हो, चाहे वो महाराज जी ने या बाबा जी ने चरणों की अर्ज को उठाने की आग्रह की बात करी हो, चाहे वो सेवादार के मिलने की बात हो, चाहे वो जानबूझ करके भीड़ को एक तरफ भगाने की बात हो, तो हर पहलू पर जांच होगी जी। उस जांच के बाद जो निर्णय निकलेगा, चाहे वो दोषी कोई भी हो, प्रशासन का हो, सेवादार हो, बाबा हो या अन्य कोई भी हो, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जो उस बात का जिम्मेदार होगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो उसमें साजिश करता होगा, जो उसमें जिम्मेदार होगा, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। दीपक एक सवाल का और जवाब दीजिए, फिर अपनी बात रख दीजिएगा। कई ऐसे छोटी मोटी घटनाएं भी हुई हैं। सुबह की घटना मीडिया ने खबर दिखाई और शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त फैसला सामने आ गया, लेकिन 4 दिन बाद भी अभी जांच कराने की आवश्यकता है 121 लोगों की मौत के बाद। तत्काल प्रभाव से ये तो फैसला तत्काल हो जाना चाहिए था कि जिलाधिकारी और वहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं उनके ऊपर नैतिक जिम्मेवारी। भाई, आपके सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कलंक दे दिया स्थानीय प्रशासन ने। मुजफ्फरनगर दंगा से क्या समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह बच सकते हैं क्या? इतिहास गवाह है, मैंने उसकी रिपोर्टिंग की है। जब भी जिक्र होता है तो मुजफ्फरनगर दंगे की बात होती है ना, उसमें भी तो स्थानीय प्रशासन की फेल्योर थी। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर आपने पढ़ा होगा डिसीजन। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए दीपक ना, कि भाई जो प्राइमा फेसिया जो दोषी है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई, फिर जांच, और उसके बाद अगर बाबा दोषी पाया जाता है तो उसको भी तत्काल सलाखों के पीछे, क्योंकि ये बाबा सनातनी नहीं हो सकता है जो खुद को ही भगवान बोलता है, अहम ब्रह्मास्मि।
जो महिलाएं वहां बता रही हैं कि यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी दीपक। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, अहम ब्रह्मासी। तो जो ब्रह्मा और विष्णु महेश का जो उनको पार्टी देने का काम किया, वो किसने किया? आपको शायद याद होगा, आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने उसको सर्च किया है कि 3 जनवरी 2023 को आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए फोटो को ट्विटर पर डाला और कहा कि ये सबसे बड़े ब्रह्मा है, सबसे बड़े सनातन है, सबसे बड़े उनके प्रोपेगेंडा को बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो अरे भैया, सुनिए, मोदी जी का ये कोई बात है? आप जिम्मेदार आदमी हैं। अभी तो मैंने आसाराम के साथ तो मंत्रोच्चार किए हैं मोदी जी। इसके बाद आप बोलेंगे ना जयप्रकाश जी, इसके बाद बोलेंगे तो आवाज अच्छी जाएगी। मैं आसाराम जैसे व्यभिचारी के साथ मोदी जी, शिवराज चौहान जी, सारे लोग आप लोग मन साझा किए हैं। वो पल रहे थे। नहीं आ रहा है। इस पार्टी ने लगातार उसको बढ़ाने का काम किया। इन पहलों पर भी जांच होगी। 7 साल से अखिलेश जी की सरकार है ना। अखिलेश, दूसरी बात, 7 साल से योगी मुख्यमंत्री थोड़ी है। अखिलेश जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने साफ कहा कि इसमें जो दोषी है उसको जेल डालिए, उस पे अरे उसका नाम एफआईआर में डाल तक नहीं रहे। जयप्रकाश जी रुक जाइए, दीपक जी को बोल लेने दीजिए। परंपराओं पे मत जाइए भाई। फिर मैं बोल रहा था ना कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, फिर मोदी जी के साथ आसाराम जी का चर्चा हो जाएगा, वो बहुत फिर चंद्रा स्वामी के साथ जयप्रकाश जी के नेताओं का चर्चा हो जाएगा, उस पर मत जाइए। मैंने पहले ही बोला था कि ये मुद्दा काफी गंभीर है, इस पर आज हम सियासत नहीं करेंगे, समाधान निकालेंगे कि कैसे गुनाहगार सलाखों के पीछे जाए, ठीक है? तो इस पर हम चर्चा रखेंगे। हाँ दीपक बोलिए। देखिए, वही समाधान और निश्चित तौर पर जो एक बड़ी घटना है उसमें ऐसा एक मैसेज और एक ऐसा एक संदेश जाना चाहिए, और उसी संदेश को पहुंचाने का काम सरकार करेगी। जो लगातार जो घटना हुई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोपहर के 2 बजे बीच में घटना हुई, उसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत वहां के लोगों को, एडीजी को, मुख्य सचिव को लगातार वहां भेजा। उन्होंने कैंप किया, इस बात को समझने का प्रयास किया, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगातार उन जो लोग उसमें घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करना शुरू किया। मुख्यमंत्री जी भी लगातार उस बात के निरीक्षण पे करे, देश के प्रधानमंत्री जी ने पर इस पर शोक जताने का काम किया। तो जिस तरीके से इस बातें और सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, तो एक प्रतिफल पर पहुंचने के लिए, एक निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए निश्चित तौर पर उस जांच की आवश्यकता, और जांच उस कमेटी कर रही है। उसमें बहुत वरिष्ठ लोग, उसमें रिटायर्ड जज जैसे लोग हैं, रिटायर्ड आईपीएस जैसे लोग हैं, उस निर्णय पर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है विनय जी, दीपक से तो हो गया सवाल जवाब। मुझको याद आता है ना, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, न कांग्रेस लेगी, न समाजवादी पार्टी लेगी, न भारतीय जनता पार्टी लेगी। अगर सूबे में मायावती की सरकार होती और मौके पर डीजीपी जाता और मुख्य सचिव जाते, तो शायद हम लोग देख लेते थे कि कैसे इस्तीफा जो है ऑनलाइन गाड़ी में ही टाइप होता था। उनके निलंबन का, इस्तीफा की बात कर रहा हूँ, निलंबन की कार्रवाई तत्काल मौके पर ही हो जाती थी, और हम लोगों को सूचित कर दिया जाता था, उनके जो अधिकारी होते थे, कि इस जिलाधिकारी को इस मकसद से निलंबित कर दिया गया मौके पर ही। विनय जी देखिए, ये कौन सी मजबूरी है भाई, मुझको नहीं समझ में आ रही है। मैं मुख्यमंत्री की संजीदगी पर सवाल थोड़ी ही खड़ा कर रहा हूँ। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि ब्रजेश पाठक जो क्या कहेंगे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो उस रात क्यों नहीं पहुंचे जिस मेडिकल कॉलेज या मेडिकल अस्पताल जहां पर हम लोग दिखा रहे थे तस्वीरें कि एक डॉक्टर मौजूद है और लोग बिलख बिलख कर कह रहे थे कि न यहाँ पर इलाज करने के लिए कोई चिकित्सक है, न ऑक्सीजन है, किसी तरह मेरे फलाने का कोई पति के लिए, कोई बच्चे के लिए गिड़गिड़ाता हुआ वो मंजर देखा होगा विनय जी आपने ना। निश्चित तौर पे संजय जी। और जब दूसरी तस्वीर की भी चर्चा कर लूँ तब आप अपना देंगे बयान तो अच्छा लगेगा। और दूसरे दिन जब मुख्यमंत्री 2 बजे वहाँ पहुँचते हैं तो वो हॉस्पिटल देख करके मुझे लगा कि शायद एम्स फेल हो गया। मरीजों के सिरहाने पर सेव की वो टोकरी देख करके लगा कि वाकई उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल माने ऐसा हो गया है कि अब विश्व के लोग इलाज कराने यहाँ आएंगे। दंग रह गया मैं भी। और मुख्यमंत्री जी को तो ये सारी तस्वीरें देखे होंगे। मैं ये मानता हूँ कि वो कार्रवाई करने में माहिर हैं, लेकिन 2 पहलू हैं, एक तो स्वास्थ्य महकमा का लचर होना और दूसरा ये कि स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होना। आखिर कौन सी मजबूरी है विनय, आप बताइए।
देखिए, आपके मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। दो चीज़ें और अभी जयप्रकाश जी ने शुरुआती उसमें लम्हे में बोला था कि इस घटना का अगर कोई असली गुनहगार है तो वो भोले बाबा, सूरजपाल सिंह भोले बाबा है। और मैं इनकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। ये सेवादार, आयोजक, ये सब तो चेहरे हैं, ये बदलते रहेंगे। असली जड़ वो बाबा जी ही हैं। दूसरा, धर्मेंद्र जी ने जो एक बात कही, आई थिंक हमने शायद सही सुना हो, बाकी वो क्लियर कर देंगे। जो धर्मेंद्र जी ने जो बात कही कि इसमें जो एक घटना घटी है इसमें शासन प्रशासन और सरकार की संलिप्तता है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि संलिप्तता होगी। लापरवाही है, चूक है, उनसे गलती हुई है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन सरकार इस घटना में इन्वॉल्व है, शासन प्रशासन इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं लगता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि ये जो घटना घटी है, जो घटना जो उसके बाद जो आ रहे हैं, हमने पहले कहा कि ये केवल खाना पूर्ति है। देखिए, इस बाबा ही सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड है, वही असली गुनहगार है। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी अपने बयान में ये नहीं कहती है कि बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार भी आगे नहीं बढ़ रही है, इवन कोई राजनीतिक पार्टी आगे नहीं बढ़ रही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें राजनीति हो रही है, क्योंकि ये बाबा ने जो घटना जो घटी है वो भाजपा सरकार में घटी है। और शायद हमको लगता है कि मैं जिस तरह से एम्बियंस में सवाल सुन रहा था, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे भी पूछा जा रहा था, तो वो बार बार सिर्फ यही बोल रहे थे कि सरकार जो पीड़ित है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे। वो बाबा के ऊपर, भोले बाबा के ऊपर कोई आया ही नहीं। एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये घटना भाजपा सरकार में घटी है तो निश्चित तौर पे उंगलियां भाजपा सरकार पे उठेंगी। लेकिन ये जो घटना घटी, ये बाबा जो इस लायक बना वो पिछले 7 साल में नहीं बना है। और मैं इसी बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में जितने भी बाबा हैं, मुल्ला हैं या ईसाई, सारे धर्मों में ले लीजिए, उनको जब तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक वो उस लेवल पे नहीं आ सकते हैं कि इतना बड़ा अंजाम दे दें जी। तो इसलिए इस घटना की दोषी तो सारी पार्टियां हैं, क्योंकि वो संरक्षण तो देती हैं और संरक्षण ही दे रही हैं। इसीलिए तो सब खुल के बोल नहीं रही। कोई पार्टी बाबा के ऊपर कोई हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं, कोई कह ही नहीं रहा। अभी कोई और कोई घटना होती तो सुप्रीम कोर्ट होता, हाई कोर्ट होता, कोई पिटीशन दायर हो जाती, कहीं कुछ। लेकिन बाबा को ना तो सरकार ने उसके खिलाफ FIR लॉन्च की है, न किसी अन्य पार्टी ने ऐसा मांग किया है, या वो खुद जो है कोर्ट जाने की जो है नौबत उठा रही है जी। बिल्कुल, इसलिए सब लोग उसको बचा रहे हैं और असली गुनहगार वही है। जयप्रकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल में जातिगत राजनीति की जब बात आ जाती है ना, तो मैं देख रहा था कि कई जगह पे अब ये भी ट्रेंड करने लगा है विनय जी कि किस जात के कितने मतदाता हैं और क्यों बाबा के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे साहब, गुनाहगार है, वो दोषी है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। राजनीति तो होती रहेगी दीपक जी, लोगों का भीड़ आपके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन ये जो कलंक है उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज देना चाहिए। वक्त निकल रहा है, सियासत गरमाती जा रही है। किस तरह से वो माइंड वॉश कर रहा है भोले बाबा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कुछ महिलाएं कह रही है कि बाबा की इच्छा थी, उन्होंने अपने पास बुला लिया उन मृतकों को। कोई कहता है कि वो तो हमारे मन पति हैं। मैंने किस तरह का ये जहर आदमी के जहन में डाल रहा है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं है, वो सब जो है हरि नारायण साकार उर्फ सूरजपाल उर्फ पटियाला बाबा है। दीपक जी, दीपक जी आवाज आ रही है? दीपक जी, चलिए धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, ये घटना तो दुखद है ही, लेकिन इस तरह के बाबाओं का अगर चमत्कार जारी रहा तो हमें लगता है कि हमारे संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। संजय जी देखिए, यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, ये दुखद घटना के विषय में डिबेट हो रही है। वो बाबा कैसा था, क्या था, मैं इसको अगर इससे न जोड़िए, मैं पहले एक्सक्यूज कर रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा जी। कार्यक्रम वो कैसा था, क्या था, वो सेकेंडरी विषय है। इसको पहले प्रशासन देखना चाहिए था। वो सच में बाबा है कि नहीं है,
क्या कहता है, चमत्कार की बात कहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो ना हो ये प्रशासन का। कल जो है भारतीय क्रिकेट टीम फतेह करके जीत करके आई, हम सब लोगों का दिल प्रफुल्लित था और वॉलंटरीली लाखों लोग मुंबई में रोड पर आ गए। प्रशासन को मालूम था, प्रशासन ने मैनेजमेंट कर रखा था, कोई मिस हैपनिंग नहीं होने पाई। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लोगों ने इस्तकबाल किया, भारत की टीम का लोगों ने पूरे जोश और जज्बे से स्वागत किया और टीम आगे चली गई। कोई दुर्घटना नहीं हुई। अब 1 मिनट इसमें मान लीजिए कि कल कोई मिस हैपनिंग हो जाती वहां, आप बता दीजिए क्या उसमें भारतीय क्रिकेट टीम को आप दोषी बना देते तुरंत? नहीं, मेरा ये नहीं कहना है। बोलते संजय जी, मैं कह रहा हूं, देखिए इस ट्रैप पे पड़ने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि जब दुर्घटना के पहले जब कार्यक्रम आयोजित हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कार्यक्रम की सूचना प्रशासन को की है, प्रशासन ने मान रहा है। क्योंकि सवाल खड़ा किया तो एक तर्क मेरा भी ले लीजिए। अगर उसमें से कोई एक क्रिकेट खिलाड़ी बस से उतर करके सड़क पे आ जाता ना तो मिस हैपनिंग हो ही जाती। ठीक बाबा अगर चरण रज लेने की बात कह दिया इसलिए ये भगदड़ हो गई, वरना बाबा उतरते अपनी गाड़ी से चले जाते। क्या कह रहा हूं संजय जी, यही तो मैं कह रहा हूं, ये तो विवेचना की बात थी, लेकिन प्राइमा फेसी जो मैं बात कह रहा हूं उसने क्या कहा ये आप तो वहां के लोगों के बयान के बाद जानेंगे, हुआ क्यों घटना कारण जानेंगे। लेकिन यदि जैसे घटना की जिसने परमिशन दिया उस मतलब कार्यक्रम की, और कार्यक्रम में अधिक लोग आए, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आई और वहां पर जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं वो उपस्थित नहीं थी, तो कौन हुआ नंबर 1? और उनके खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं की जा रही, हिलावाली की जा रही है, तो क्या सरकार दोषी नहीं है? ये जानते हुए भी कि उनकी कमी से ये घटना हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई न करना उनको मिले हुए होने की प्रमाण है कि नहीं है? अब मैं दूसरी बात आता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी फोटो ले टहल रहे थे। आपको मैं बता दूं, एक सजा काट रहे आसाराम बापू, क्या प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो नहीं है? तमाम मुख्यमंत्रियों के भारतीय जनता पार्टी के साथ फोटो नहीं है? राम रहीम के साथ क्या अमित शाह जी उनके यहाँ मिलने गए थे कि नहीं गए थे? देश के गृह मंत्री, क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनके फोटोज नहीं है? चाहे राम रहीम और गुरमीत हो, चाहे तमाम इस तरह के रामपाल बाबा रहे हो, तमाम ऐसे बाबा रहे हो जी, का जो एक ट्रेंड चला है लोगों को चमत्कार के नाम पर या अपनी बातों से अच्छे लच्छेदार बातों से प्रभावित कर। मैं कह रहा हूं कि उन तस्वीरों को छोड़िए ना, आप इसी मन से ऐलान कर दीजिए ना, जैसे मैं डंके की चोट पे मैंने कभी तस्वीरों की चर्चा नहीं किया। मैं भोले बाबा जो है इस पूरे मामले का गुनाहगार है। धर्मेंद्र जी आप ऐलान कर दीजिए ना, जैसे विनय जी और जयप्रकाश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुनाहगार सूरज पाल उर्फ भोले बाबा है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जैसे मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं, मैं उसको प्रूफ करने में लगा हूं। और आप देखिएगा भोले बाबा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि शलभ माथुर जो आईजी हैं, सुनिए उनकी 2 चीजें अपडेट कर देता हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें 2 बातें थी, विनय जी, जयप्रकाश जी और दीपक आप भी सुन लीजिए। शलभ माथुर जो आईजी हैं, जो इस पूरे मामले पे जांच पड़ताल कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कराई गई थी इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा चंदा हासिल करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइट सुन लीजिएगा। दूसरा उन्होंने बोला था कि यह भगदड़ सिर्फ चरण रज लेने के लिए ही मची। तो चरण रज कौन दे रहा था? सेवादार तो नहीं बोले थे मन से। चश्मदीन तो पहले दिन से 10 लोग बोल रहे थे कि साहब बाबा ने ऐलान किया और भक्त जन उमड़ पड़े कि चरण रज ले लें और सब जो है सारे सुख सुविधाओं से लैस हो जाएंगे, सारे दुख दरिद्रता हर लिए जाएंगे, सब अडानी और अंबानी बन जाएंगे। तो धर्मेंद्र जी ऐलान कर दीजिए ना, डंके की चोट पर छोड़िए, इनको गिरफ्तार कर दिया जाए। संजय जी कह रहा हूं, अगर आप इतना कन्विंस्ड हैं, उसके बाद भी देख रहे हैं सरकार सेवादार खोज रही, तो इसका मतलब इस मामले से वो मन से निपटना नहीं चाहती, वो लिपापोती कर खत्म करना चाहती। दूसरी बात, केवल बाबा ही नहीं, बाबा हो, स्थानीय प्रशासन हो, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? जिसको करना है क्या वो कार्रवाई करना चाहते हैं? सवाल ये महत्वपूर्ण है। हम तो कह रहे हैं जो भी दोषी हो, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार क्यों नहीं अब तक कर पाई? उसका जवाब सरकार को देना है। गिरफ्तार करने समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि इस घटना के जो भी जिम्मेदार हो वो टॉप टू बॉटम सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जयप्रकाश जी। जी धर्मेंद्र जी को भी आपने सुन लिया। आपने तो खैर पहले ही बोल दिया कि भाई सूरज पाल, चूँकि आप बेबाकी से जाने जाते हो विचारधारा के लिए, कि ये भोले बाबा जो है नारायण साकार हरि
यही दोषी है इस पूरे घटनाक्रम का। स्थानीय प्रशासन को तो हम जिम्मेवार ठहरा ही रहे हैं। लगातार मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी अगर जिलाधिकारी और वहाँ के कप्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, एसडीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, राजस्व विभाग जिसके ऊपर होता है कि वो जो कार्यक्रम स्थल है उसका मुआयना करके रिपोर्ट दे, तो ये तमाम चीज़ें तो कुछ हुई नहीं भाई। इतना जलवा फरोश था ये भोले बाबा कि सब कुछ भगवान भरोसे। अब देखिए, जलवा फरोश तो भाजपा के एंगल से निश्चित रूप से हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ जाके भी जो ये लाइन लिए थे, वो मुख्यमंत्री जी का ही शब्द है कि चरण रज लेने के कारण से ये भगदड़ हुई। जब उनको इतना संज्ञान में है तो वो तो तुरंत ही उनको अपने बुलडोजर का रुख मोड़ देना चाहिए था कि ये तो आदमी खुदा बन रहा, तो उस पर निश्चित बुलडोजर चलवाना चाहिए था। लेकिन अब वहाँ के जब जिलाधिकारी तक को नहीं छुआ जा रहा, एसएसपी को नैतिकता के आधार पर जब तक कम से कम जांच का परिणाम नहीं आ रहा तब तक के लिए ही निलंबित कर दिया जाता, तो ये लगता है कि कम से कम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया और मुख्यमंत्री जी कुछ गंभीर हैं। दूसरा, धर्मेंद्र भाई जो क्रिकेट टीम की बात कर रहे थे, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे माननीय मोदी जी जो इवेंट मैनेजमेंट में मतलब के अवतार हैं, खैर वो, तो अब उनका देखिए कि जैसे 122 लोगों की जान गई है। बस ठीक है कि उनके बौद्धिक स्तर इतना था कि वो लोग अंधविश्वासी थे, उसे ईश्वर मान रहे थे, गरीब थे, गांव के थे, लेकिन इतनी बड़ी जान गई है। और जब हमारा राष्ट्र का मुखिया या प्रधानमंत्री मतलब व्यवहारिक स्तर पे तो सबसे ताकतवर पद है, राष्ट्रपति तो औपचारिक ही है, तो ये है कि वो उस उत्सव धर्मी कार्य को अंजाम दे रहा है, लेकिन बगल में दिल्ली से हाथरस है, वहाँ नहीं जा रहा। तो हमें तो लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ी भी संवेदना और संवैधानिक नैतिक, अब भाई एक हफ्ते बाद मिल लेते, विश्व कप तो आ चुका है, लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए, चूंकि वो जख्म हरा हो जाता है कि आपके पास इतनी संवेदना नहीं कि वहां जाइए और आप एक उत्सव धर्मी आयोजन के हिस्से फोटो सेशन करा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो सरकार है, स्वाभाविक सी बात है कि उनके नज़र में सामान्य गरीब जो हाशिए का आदमी, उसकी कोई कीमत है ही नहीं। इवेंट हुआ था ना अडानी के, वो अभी गुजरात में जब शादी थी अंबानी के लड़के की, 24 घंटे में उसका स्टेटस बदला गया था पोर्ट का, एयरपोर्ट का, और कितना बढ़िया प्रबंधन था। तो स्वाभाविक सी 74 करोड़ की मतलब डांस करने वाली आई थी, कोई भगदड़ नहीं मची। तो स्वाभाविक है कि इनके जो राहुल जी कहते हैं कि ये जिसके लिए बने हैं उसके लिए व्यवस्थाएं देते हैं। जयप्रकाश जी, आज हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि ये हमारा आपका सबका दलगत राजनीति की बात, हमारा जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, ये एक आप बहुत अच्छी चीज शुरू से कह रहे हैं, उसमें ये साफ कहा गया है कि हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, अंधविश्वास का नहीं। इसलिए हमारी ये संवैधानिक नैतिकता और हमारा दायित्व है कि ऐसे पाखंड जो कोई पर्ची निकाल रहा है या कोई अवतार बना रहा है या मिथ्या प्रचार कर रहा है, उसको तुरंत तिहाड़ में डाल देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विनय जी, क्योंकि अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, आपसे कंक्लूजन हम चाहेंगे। पहला तो ये कि इस तरह के बाबाओं पर किस तरह की कार्रवाई हो जनाब कि इस तरह के लोगों के बेगुनाहों की मौत रुके, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरह के अलग अलग बाबाओं की दुकानें चल रही हैं, हमें लगता है सनातन धर्म को भी ये गर्त में डाल रहे हैं। कई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं साहब, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। और दूसरा ये कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अगर सरकार क्या कार्रवाई करे जिससे ये कलंक धुल सके। देखिए संजय जी, इस तरह की घटना ना हो इसके लिए देखिए, आपने एक बोला सनातन धर्म ही नहीं, सारे धर्म इसमें इन्वॉल्व है। कोई केला खिला रहा है तो कोई जो है पानी भी पिला रहा है, पानी डालता है तो करंट लगता है, सब लोग नाचने कूदने लगते हैं, ये हर जगह है जी। इसका सही सल्यूशन एक यही है कि ऐसे अंधविश्वासी लोगों को, देखिए पब्लिक तो बाद में उनके पीछे दौड़ती है, रसूख बनाने का काम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। किसी एक पार्टी को मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए तो सारी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि आसाराम बापू खाली मोदी ने उनको बड़ा कर दिया या राम रहीम को केवल जो है अमित शाह ने या किसी ने कर दिया। सारी पार्टियां अपने अपने वक्त पे
अपने अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकती हैं और ऐसे लोगों को का रसूख और दमखम इतने उस लेवल पे ला देती हैं कि उनके बहुत सारे अनुयायी बन जाते हैं जिनका वो राजनीतिक लाभ लेती हैं। ठीक है, अगर ये चीज करना राजनीतिक पार्टियां बंद कर दें तो ऐसे बाबा और ऐसे धर्मगुरु या पाखंडियों का उत्पन्न होना ही बंद हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये गंभीर मुद्दा है और जाहिर सी बात है जब तक गुनाहगार मौत के सत्संग का सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता हम इस मुहिम को छोड़ने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए अपने सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है इंतज़ार है, मैं भी देखना चाहता हूं कि देव प्रकाश मधुकर कब तक गिरफ्तार किया जा सकता है जिस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। भोले बाबा कहाँ हैं, उनका लोकेशन फ़िलहाल पता नहीं चल पा रहा है। उसको लेकर के क्या कुछ सरकार कदम उठाती है, लेकिन आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब बेगुनाहों की मौत पर भी सियासत होने लगती है। सज़ा तो मिलनी ही चाहिए जो गुनाहगार है और हम तब तक इस मुहिम को लगातार चलाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस।
जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अप्सती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक, रूसिया ज्वेलर्स, 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक, सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।